नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th की बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट लेसन दैट इज पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। लेसन की स्टार्टिंग बेल्जियम और श्रीलंका दो देशों की कहानी से की गई है। दो देशों का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ शासन की व्यवस्था कैसी है, इससे पाठ की शुरुआत की गई है। लेट्स टेक वन बाय वन। फर्स्ट वन इज बेल्जियम। बेल्जियम इज ए कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। भारत का एक राज्य हरियाणा है जो बेल्जियम के राज्य से बड़ा है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। पॉपुलेशन इज नियरली 1 करोड़, हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी जनसंख्या बेल्जियम में रहती है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में भाषा के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जो रहने वाले लोग हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको देखते हैं। 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच। 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, डच भाषा बोलते हैं। 40% लिव इन वेलोनिया एंड स्पीक फ्रेंच। 40% लोग वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 1% स्पीक्स जर्मन, और बचे हुए 1% लोग जर्मन बोलते हैं जो पूरे बेल्जियम में फैले हुए हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और बेल्जियम की राजधानी, कैपिटल सिटी क्या है? ब्रुसेल्स। इन ब्रुसेल्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, 80% स्पीक्स फ्रेंच एंड 20% स्पीक्स डच। कहने का आशय ये है कि बेल्जियम में जो रहने वाले लोग हैं 59% फ्लेमिश में रहते हैं, डच बोलते हैं, लेकिन ब्रुसेल्स में 20% लोग जो है डच बोलते हैं। इसी तरीके से 40% लोग वेलोनिया में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, जबकि ब्रुसेल्स जो राजधानी है वहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वाज रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच हैं, जो पूरे देश में माइनॉरिटी में हैं, वो पैसे के मामले में धनी हैं और ताकतवर हैं। डच स्पीकिंग पीपल वेयर नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन एज दे गॉट बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जो दूसरा समूह है डच, जो संख्या में ज़्यादा है, लेकिन डेवलपमेंट और एजुकेशन का जो बेनिफिट है उनको बाद में मिला। डच पीपल आर नॉट हैप्पी। इन 1950s एंड इन 1960s देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंच और डच। बेल्जियम में फ्रेंच और डच के बीच में संघर्ष था 1950-60 के आसपास। द टेंशन वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। तनाव जो था वो ब्रुसेल्स में ज़्यादा खतरनाक था, बिकॉज क्योंकि डच वेयर इन मेजॉरिटी इन कंट्री बट इन माइनॉरिटी इन ब्रुसेल्स। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि डच लोग जो पूरे देश में बेल्जियम में ज़्यादा हैं, लेकिन जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है वहाँ वो कम हैं। एंड फ्रेंच वेयर इन माइनॉरिटी इन द कंट्री बट इन द मेजॉरिटी इन ब्रुसेल्स। जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो पूरे देश में तो कम हैं, लेकिन ब्रुसेल्स में ज़्यादा हैं। डच वेयर इन मेजॉरिटी बट पुअर एंड फ्रेंच वेयर इन माइनॉरिटी बट रिच। डच लोग जो संख्या में ज़्यादा हैं बेचारे गरीब हैं, फ्रेंच जो कम हैं वो पैसे वाले हैं। बेल्जियम देश का मानचित्र है, इसको आप देख सकते हैं कि पूरा बेल्जियम दो भागों में बटा हुआ है। जो येलो कलर का है वो फ्लेमिश है, डच रहते हैं, और जो रेड कलर का है वो वेलोनिया है, वहाँ फ्रेंच रहते हैं। और बीच में छोटा सा एक जो कलरफुल येलो में जो बीच में एक छोटा सा कलर है वो जो है राजधानी है ब्रुसेल्स। अब श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका इज ए नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। भारत का एक पड़ोसी देश है। कोलंबो इसकी राजधानी है।
पॉपुलेशन इज अबाउट 2 करोड़, सेम एज इन हरियाणा। जनसंख्या के मामले में श्रीलंका हरियाणा के लगभग बराबर है, 2 करोड़ की जनसंख्या रहती है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन कैसा है, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर लोग कैसे हैं, इसको देखते हैं। मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंघाला स्पीकर्स, हिंदी में इसको सिंघली ग्रुप कहते हैं। संख्या में जो ज़्यादा लोग हैं वो सिंघाला स्पीकर्स हैं। सिंघाला एक भाषा है, सिंघाला भाषा को बोलने वाले लोग 74% हैं, वो मेजॉरिटी में हैं। तमिल स्पीकर्स आर 18%। तमिल्स आर इन 2 सब ग्रुप्स, तमिल जो है वो 2 प्रकार के हैं। श्रीलंकन तमिल, वहाँ जो नेटिव तमिल हैं जो श्रीलंका के ही हैं, 13% हैं, और इंडियन तमिल 5% है। ये इंडियन तमिल कौन है जो श्रीलंका में रहते हैं? ब्रिटिश पीरियड में भारत से कुछ लोग काम करने के लिए श्रीलंका ले जाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। ऐसे लोग जो है वो इंडियन तमिल हैं जो श्रीलंका में हैं। और इसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। सिंघाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, सिंघली भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तमिल स्पीकिंग पीपल आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तमिल स्पीकिंग पीपल जो है वो या तो हिंदू हैं या तो मुसलमान हैं। 7% क्रिश्चियंस हैं जो तमिल और सिंघाला दोनों भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका का मानचित्र है किताब से है, आप देख सकते हैं कि पूरे देश में येलो कलर ज़्यादा है जो सिंघाला भाषा या सिंघली भाषा को बोलने वाले हैं, और जो रेड है वो श्रीलंकाई तमिलों का इलाका है, और जो डार्क रेड है वो इंडियंस तमिल हैं। कंडीशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, बेल्जियम की कैसी दशा है और श्रीलंका की कैसी दशा है, कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा। इन बेल्जियम, पहले बेल्जियम के बारे में, डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी, हमने पढ़ा है कि डच ज़्यादा हैं, फ्रेंच कम हैं। तो बेल्जियम में क्योंकि डच नंबर के मामले में ज़्यादा हैं, इसलिए वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं? डच में फोर्स देयर विल ऑन द फ्रेंच, डच लोग क्योंकि संख्या में ज़्यादा हैं इसलिए वो अपनी इच्छा, अपना मन उनको जो पसंद है वो फ्रेंच पर थोप सकते हैं। इन श्रीलंका द सिंघाला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country। श्रीलंका की अगर बात करें, श्रीलंका में सिंघाला ग्रुप, सिंघाला कम्युनिटी के लोग और मज़े में हैं क्योंकि वो और ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं, 74% हैं सिंघाला श्रीलंका में, तो वो और अपनी इच्छाओं को थोप सकते हैं किसके ऊपर? तमिलों के ऊपर। लेट अस लुक व्हाट हैपेंड, आगे आने वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम में जो डच हैं वो मेजॉरिटी में हैं, फ्रेंच माइनॉरिटी में हैं, श्रीलंका में सिंघाला मेजॉरिटी में हैं, तमिल्स आर इन द माइनॉरिटीज़। किस तरह कंडीशन बदलती है, क्या घटनाएं घटती हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। Ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. What is the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka? First, I will take Belgium. 59% live in the Flemish region and speak Dutch, and 40% live in Wallonia region and speak French. 1% speak German. In Brussels, capital of Belgium, 80% speak French and 20% speak Dutch. This is the ethnic composition of Belgium. Let's take what is the ethnic composition of Sri Lanka. Major social groups are the Sinhala speakers. They are nearly 74%, and Tamil speakers 18%. Tamil are in 2 subgroups. Sri Lankan Tamil 13%, Indian Tamil 5%. And now we will learn about the different structure of government established in Sri Lanka and Belgium. So then first we will take the structure of government in Sri Lanka, that is known as majoritarianism in Sri Lanka. Sri Lanka got freedom in 1948.
India was get freedom in 1947. After 1 year, Sri Lanka get freedom in 1948. Leaders of Sinhala community sought of secure dominance over government by virtue of their majority. हमने पढ़ा है श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है कि जो सिंघाला ग्रुप है, सिंघली भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो 74% के आसपास हैं। तो उनके जो नेता हैं पॉलिटिक्स में, उन लोगों ने अपना प्रभुत्व, अपना शासन बनाए रखने के लिए उनकी जो संख्या ज़्यादा है इसका उन्होंने उपयोग किया गवर्नमेंट में। क्या क्या किया उन्होंने अपनी मेजॉरिटी वाली व्यवस्था को लागू करने के लिए? फर्स्ट वन, सिंघाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। जबकि हम जानते हैं कि श्रीलंका में सिंघली और तमिल 2 भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, लेकिन क्योंकि सिंघाला भाषा को बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, वो गवर्नमेंट में हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि केवल सिंघाला भाषा ही एक अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। सेकंड वन, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर सिंघाला। ऐसे अनेक सारे कानून पास किए जिसके द्वारा सिंघाला भाषा को बोलने वाले लोगों को प्रेफरेंस दिया गया, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन, जॉब में प्रायोरिटी। नेक्स्ट वन, स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। सिंघाला भाषा का जो धर्म है, सिंघाला भाषा बोलने वाले लोगों का जो धर्म है वो बुद्धिज्म है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो बौद्ध धर्म है उसका संरक्षण करेगी और बौद्ध धर्म श्रीलंका का राजधर्म होगा। 3 स्टेप लिया वहाँ के सिंघाला लोगों ने, जो संख्या में ज़्यादा थे, जो गवर्नमेंट में थे। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? मेजॉरिटेरियनिज्म का इम्पैक्ट क्या रहा सोसाइटी पर, श्रीलंका की सोसाइटी पर? ऑल एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट, जो भी एफर्ट किया गवर्नमेंट ने, क्या एफर्ट किया? सिंघाला भाषा राजधर्म हो गई, सिंघाला भाषा को प्रेफरेंस मिलने लगा, सिंघाला भाषा राजभाषा हो गई, सिंघाला भाषा का धर्म राजधर्म हो गया, सिंघाला भाषा को बोलने वाले लोगों को प्रेफरेंस दिया जाने लगा। तो ये जो एफर्ट किया गया, इसकी वजह से द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल, श्रीलंका के जो तमिल थे उन लोगों को अकेलापन महसूस होने लगा। उनको लगा कि हम अकेले पड़ जा रहे हैं और गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट वन, दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट एंड लीडर्स वेर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। श्रीलंकन तमिल को लगा कि जो सिंघाला लोगों की जो गवर्नमेंट है और उनके जो नेता हैं वो सिंघाला भाषा और सिंघाला भाषा के अलावा जो तमिल भाषा है और तमिल भाषा के लोगों की जो संस्कृति है उसके प्रति गवर्नमेंट संवेदनशील, सेंसिटिव नहीं है। यानी इस समय केवल और केवल जो लाभ की स्थिति है वो सिंघाला भाषा बोलने वाले लोगों को लाभ मिलने वाला है, बौद्ध धर्म को लाभ मिलने वाला है, बल्कि इसके अतिरिक्त जो तमिल हैं उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है वो खतरे में है। They felt that constitution and government policies denied their equal political rights, opportunities to get job and ignored their interest. उनको ये महसूस हुआ कि संविधान के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पॉलिसीज अपनाई गई हैं जो तमिलों के राजनीतिक अधिकार, बराबरी के अधिकार और नौकरी प्राप्त करने के लिए जितने भी सारे तरीके हैं उन सब के प्रति सरकार, सिंघाला लोग, सिंघाला नेता असंवेदनशील हैं। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या हुआ? द रिलेशन बिटवीन तमिल एंड सिंघाला स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। आने वाले समय में जो सिंघाला और तमिल लोग हैं उनके बीच जो संबंध हैं वो बिगड़ गए। तो जब संबंध बिगड़ गए तो श्रीलंका के जो तमिल हैं उन लोगों ने क्या किया? दे लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इक्वलिटी। समानता को प्राप्त करने के लिए और तमिल भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पहचान मिले, स्वीकार किया जाए, इसके लिए श्रीलंकन तमिलों ने भी पार्टी बनाई और संघर्ष करना शुरू किया। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam. 1980 के आसपास श्रीलंका में अनेक सारे राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए और जिनकी डिमांड थी कि अगर सिंघाला लोग तमिलों को अपने देश में बराबरी का अधिकार नहीं प्रदान करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो वो तमिलों के लिए अलग स्टेट, अलग राज्य प्रदान कर दें, अलग सरकार
बना दे, अलग देश प्रदान कर दें। ईलम, ईलम का जो अर्थ है वो देश से है, राज्य से है। डिस्ट्रस्ट कन्वर्टेड इनटू कन्फ्लिक्ट एंड सिविल वार, ये जो बीच ऑफ ट्रस्ट था, विश्वास की जो कमी थी सिंघाला और तमिलों के बीच, वो जो है टकराव में और फिर गृह युद्ध में परिवर्तित हो गई। श्रीलंका में तमिल और सिंघलियों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड, हजारों लोग मारे गए। पीपल्स लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज, लोगों को बाध्य होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा अपना देश छोड़ करके रिफ्यूजियों की तरह दूसरे देश में जाकर रहने के लिए। द सिविल वार वॉज काज्ड ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। ये जो सिंघाला और तमिलों के बीच जो गृह युद्ध हुआ, उसकी वजह से श्रीलंका की जो सोसाइटी है, सोशल स्ट्रक्चर है, कल्चर है, और जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। और बाद में जाकर के इसका अंत 2009 में हुआ। ये हम लोगों ने पढ़ा कि श्रीलंका में दो ग्रुप थे, सिंघला और तमिल। वहाँ की शासन व्यवस्था में सिंघला बहुसंख्यक थे, मेजॉरिटी में थे। उन लोगों ने वो मेजॉरिटी वाला सिस्टम लागू किया। सिंघाला भाषा को राजभाषा, सिंघाला भाषा बोलने वाले लोगों को शिक्षा और रोजगार, सिंघाला भाषा के लोगों का धर्म बौद्ध धर्म, राजधर्म, ऐसा जो परिवर्तन किया, उससे तमिलों को नुकसान हुआ। तमिल अलग से पड़ गए, अलग थलग पड़ गए, जिसके कारण सिंघाला और तमिलों में टकराव हो गया, गृह युद्ध जैसी स्थिति आई, लाखों लोग मारे गए। अब देखते हैं कि बेल्जियम में जो डच और फ्रेंच हैं, उनके बीच में किस तरीके से सामंजस्य बैठा। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, डच और फ्रेंच। बेल्जियम लीडर्स टूक डिफरेंट पाथ, बेल्जियम के जो नेता हैं उन लोगों ने अलग रास्ता अख्तियार किया। उन लोगों ने श्रीलंका के सिंघलों की तरह कोई ऐसा रास्ता अख्तियार नहीं किया जिससे केवल सिंघला को लाभ मिले, बल्कि बेल्जियम के लीडर्स ने ऐसा रास्ता अख्तियार किया, जिसको हम आगे देखेंगे, कि दोनों समूह मिलजुल करके रहने के लिए तैयार हैं। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, उन लोगों ने जो वेलोनिया और फ्लेमिश जो दो रीजन हैं और वहाँ की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको एक्सेप्ट किया कि दोनों समूह, दोनों क्षेत्र बेल्जियम के ही एक पार्ट हैं, बेल्जियम में ही रहने वाले हैं। क्या अरेंजमेंट किया उन्होंने एकोमोडेशन के लिए? अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 उपाय किए बेल्जियम के नेताओं ने। पहला उपाय ये है कि संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सिस्टम किया गया कि डच और फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं उनके जो मिनिस्टर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर बराबर होंगे। जितने मंत्री डच भाषा को बोलने वाले लोग होंगे उतने ही मंत्री फ्रेंच वाले होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स वाज एम्पावर्ड। वेलोनिया और जो फ्लेमिश जो 2 स्टेट हैं उनके राज्यों को, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारी पावर दी गई। नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट हमने पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रुसेल्स जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ की एक अलग सरकार है। ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स की जो सरकार है, वहाँ जो गवर्नमेंट है उसमें भी डच और फ्रेंच के बराबर बराबर लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम above 2 गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, there is a third type of government, that is community government. बेल्जियम में 4 प्रकार की सरकार है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट। इन 3 सरकारों के अलावा एक और अलग सा प्रावधान है जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं। एक कम्युनिटी डच की, एक कम्युनिटी फ्रेंच की। डच कम्युनिटी की अलग सरकार, फ्रेंच कम्युनिटी की अलग सरकार, ऐसे इसे कम्युनिटी सरकार कहा गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। ऐसी कम्युनिटी गवर्नमेंट्स
डच की कल्चरल डाइवर्सिटी को और फ्रेंच की कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बना सकती हैं, जिससे डच के लोगों को भी और फ्रेंच के लोगों को भी ये लगे कि बेल्जियम उनका है, उनको वहाँ महत्व प्रदान है, ब्रुसेल्स उनका है, उनको भी वहाँ महत्व या इक्वलिटी प्राप्त है, बराबर का दर्जा प्राप्त है। तो हमने पढ़ा श्रीलंका के बारे में, हमने पढ़ा बेल्जियम के बारे में। श्रीलंका के दो समूह, सिंघला और तमिल। सिंघला बहुसंख्यक मेजॉरिटी में हैं, उस गवर्नमेंट में आए, उन्होंने बहुत सारा काम ऐसे किया जिसका बेनिफिट केवल और केवल सिंघला को जाता था, तमिलों को कोई बेनिफिट नहीं मिला, टकराव हो गया। दूसरा प्रश्न हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा। बेल्जियम में डच हैं, फ्रेंच हैं, लेकिन डच और फ्रेंच ने मिल करके इस तरीके की सरकार बनाई कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट, डच और फ्रेंच बराबर बराबर, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी शक्तियाँ उनको हैं, ब्रुसेल्स की अलग सी गवर्नमेंट जिसमें डच के मिनिस्टर और फ्रेंच के मिनिस्टर बराबर होंगे, और चौथा जो विशेष बात है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो अपनी अपनी कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ऐसा हमने पढ़ा। अब दोनों देश की जो कहानी, एथनिक कंपोजिशन, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन क्या है, सेम स्ट्रक्चर दोनों देश का, श्रीलंका का और बेल्जियम का, एंड सेम प्रॉब्लम, दोनों जगह दो प्रकार के एथनिक ग्रुप हैं और उनकी डाइवर्सिटी है। सेम स्ट्रक्चर एंड सेम प्रॉब्लम, बट दे ट्राई टू सॉल्व डिफरेंटली। श्रीलंका के लोगों ने डाइवर्सिटी को हैंडल करने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार किया, बेल्जियम के लोगों ने बेल्जियम की डाइवर्सिटी को हैंडल करने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार किया। दे शेयर्ड पावर डिफरेंटली। श्रीलंका में पावर की जो शेयरिंग हुई, सत्ता की जो भागीदारी हुई, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर रहा, और बेल्जियम में गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर रहा, पावर शेयरिंग हुई, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार से। एफर्ट ऑफ विच गवर्नमेंट वाज करेक्ट, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम यू। किस देश की सरकार के द्वारा किया गया प्रयास सही था? डेफिनेटली एफर्ट ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के लोगों के द्वारा, बेल्जियम की सरकार के द्वारा किया गया प्रयास सही था। द वे एडॉप्टेड बाय बेल्जियम इज पावर शेयरिंग। बेल्जियम के लोगों ने गवर्नमेंट की जो पावर है उसको इस तरीके से शेयर किया डच के साथ में और फ्रेंच के साथ में कि देश में पीस, डेवलपमेंट अस्तित्व में आया। जबकि श्रीलंका में सिंघला और तमिलों के बीच जो पावर की जो शेयरिंग हुई, जिस तरीके से हुई उसको हमने पढ़ा जाना कन्फ्लिक्ट हो गया। द वे अडॉप्टेड बाय बेल्जियम इज पावर शेयरिंग। दोनों देशों की घटनाओं को पढ़ करके हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि किस प्रकार की जो पावर शेयरिंग है वो सही है। तो आगे हम इसको फिर से, पहले तो हम लोगों ने पढ़ा है एथनिक ग्रुप कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, और दूसरे पार्ट में जो पढ़ा है कि बेल्जियम की गवर्नमेंट और श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, उन लोगों ने अपने यहाँ जो कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको हैंडल करने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया था और उसका क्या इफेक्ट हुआ था। सेम स्ट्रक्चर है बेल्जियम का, श्रीलंका का, उनकी सेम प्रॉब्लम है, बट दे ट्राई टू सॉल्व डिफरेंटली। उन लोगों ने अलग अलग रास्ता हल करने के लिए अपनाया। दे शेयर्ड पावर डिफरेंटली। उनकी यहाँ जो गवर्नमेंट बनी और गवर्नमेंट ने जो पावर्स दी अलग अलग समूहों को, वो अलग अलग तरीके की थी। एफर्ट ऑफ विच गवर्नमेंट वाज करेक्ट, वी हैव स्टडीड अबाउट in second part that definitely effort of Belgium was correct to solve the different issues. The way adopted by Belgium is power sharing. We can understand easily by the two countries story. First one is Belgium and second one is Sri Lanka, कि उन लोगों ने जिस तरीके से पावर शेयर किया, इसी को हम लोग जो है पावर शेयरिंग कहते हैं। Why power sharing is desirable? पावर शेयरिंग की क्या आवश्यकता है? दोनों जो देश हैं, दोनों देशों की जो जातीय भाषाई संरचना है उसको हैंडल करने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया और जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसको देख करके हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल।
फर्स्ट वन इज power sharing is good because it helps to reduce the possibilities of conflict between social groups. किसी भी देश में अलग अलग प्रकार के लोग हैं और उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जो डिस्प्यूट हो सकते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए जो सबसे बेस्ट एफर्ट है वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जरूरी है किसी भी देश में रहने वाले सभी सामाजिक समूहों के बीच मतभेद को कम करने के लिए, और इसको प्रूडेंशियल कहा गया है। ये दिस इज ए काइंड ऑफ प्रूडेंशियल जस्टिफाइड। हमारा भी मन यही कहता है कि अगर किसी एक देश में 4-5 समूह हैं, 2 या 2 से अधिक समूह हैं, तो अगर सब लोगों को भागीदारी मिलेगी गवर्नमेंट में तो डिस्प्यूट कम से कम होंगे। फर्स्ट रीजन इज नोन एज प्रूडेंशियल रीजन। सेकंड वन, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि किसी भी देश में रहने वाले सभी सामाजिक समूहों को बराबरी का अधिकार, केवल उनको ही नहीं जो संख्या में अधिक हैं, बल्कि उनको भी जो संख्या में कम हैं, उनके हितों की, उनके भाषाई विशेषता की, उनके धार्मिक विशेषता की रक्षा ही सही मायने में डेमोक्रेसी है। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इट मीन्स in every condition power sharing is essential as a prudential and as a moral. Second one is known as moral reason for the power sharing. First one is prudential and second one is moral. Without power sharing democracy cannot be continued. उसके बाद है forms of power sharing. दुनिया में तमाम सारे देश हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट है। सभी देशों में जो भी स्वरूप है शासन का, पावर शेयरिंग का, वो सब अपने अपने आप में अनोखा है। हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा है कि वहाँ 4 प्रकार की गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। एक्चुअली ब्रुसेल्स का जो मॉडल है, बेल्जियम का जो मॉडल है, वो बेल्जियम के लिए सही है। बेल्जियम का मॉडल हर देश की सरकार के लिए सही है ऐसा भी कहना मुश्किल है। इसीलिए अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रकार की पावर शेयरिंग की है, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां सभी सामाजिक समूह शांतिपूर्वक रह रहे हैं। तो उनका जो कंक्लूजन है कि पूरी दुनिया में किन किन आधारों पर पावर शेयरिंग हुई है जहां शांतिपूर्वक रह रहे हैं लोग, इसको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा हुआ है। नंबर 1, पावर्स इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट और उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट या कई सारे डिपार्टमेंट से मिलकर के जो गवर्नमेंट बनती है, उन सारे पार्ट्स को अलग अलग प्रकार से पावर मिली हुई हो। समझेंगे इसको। दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसको समझने के लिए कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है। ऊपर हमने लिख रखा है पावर शेयरिंग गवर्नमेंट के फॉर्म में है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। पावर्स जुडिशरी को मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से, एग्जीक्यूटिव को भी मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से, और लेजिस्लेचर को भी कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है। इंडिया की बात करें अगर, तो पावर्स का मेन सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अगर सेंटर में रखें, जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका, भारत में जो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है वो, और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो केंद्रीय कार्यपालिका जो है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उनको मिला करके, और लेजिस्लेचर का मतलब है कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ स्टेट्स। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर तीनों एक ही लाइन पर हैं और अपने अपने एरिया में उनको स्पेशल पावर मिली हुई है। इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सभी जो पॉइंट्स हैं उनकी जो हाइट है वो सेम रहती है। तो उसी तरीके से इस प्रकार की पावर शेयरिंग में जुडिशरी हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, सबकी पावर बराबर बराबर है। दिस टाइप ऑफ शेयरिंग इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इस तरह का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो ना ही जुडिशरी एक्सट्रीम लेवल पे जा सकती है, ना ही एग्जीक्यूटिव लेवल एक्सट्रीम लेवल पे जा सकती है, ना ही लेजिस्लेचर एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है। जुडिशरी अगर जाती है एक्सट्रीम लेवल पर तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर उसको कंट्रोल करता है,
एग्जीक्यूटिव कहीं न अगर जाती है एक्सट्रीम लेवल पर तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों कर सकते हैं। लेजिस्लेचर अगर जाता है तो जुडिशरी कर सकती है। इस तरीके से एक तरह से ये क्या है, बैलेंस ऑफ पावर है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट वन। सेकंड क्या है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इंडिया के संदर्भ में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो भारत में इस तरह का भी पावर शेयरिंग सेकंड फॉर्म वाली हुई है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। जैसे हम देख सकते हैं पावर शेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन सोर्स है पावर का उसको अगर हम ऊपर रखते हैं तो डिफरेंट लेवल्स जो गवर्नमेंट के हैं उनको हम इस रूप में देख सकते हैं। हाइट पर है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हाइट पे है इसलिए उसको ज़्यादा पावर है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे है, इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को जो भी पावर्स मिलती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मिलती हैं। और थर्ड पे है लोकल गवर्नमेंट, जिसको पंचायती राज कहते हैं। तो भारत में इस तरह से पावर शेयरिंग भी हुई है कि डिफरेंट लेवल्स की जो गवर्नमेंट है उनको कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स मिले हुए हैं पावर मिले हुए हैं, ड्यूटीज मिली हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के रूप में। दिस इज नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन इज फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। थर्ड फॉर्म, पावर may also be shared among different social groups as like distribution of power in religious and linguistic group। भारत में धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर किस तरीके से सत्ता बटी हुई है इसको हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले ये जो थर्ड फॉर्म है इसको हम समझने की कोशिश करें कि जो सोशल ग्रुप्स हैं भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, उनको भी अलग अलग तरीके से पावर मिली हुई होनी चाहिए ताकि वो अपने समूह के हितों की रक्षा कर सकें। बेल्जियम में इस तरह की व्यवस्था का जो बेस्ट मॉडल है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने देखा है कि बेल्जियम में दो कम्युनिटी, डच और फ्रेंच हैं। डच कम्युनिटी की एक अलग गवर्नमेंट है, फ्रेंच कम्युनिटी की एक अलग गवर्नमेंट है। डच कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने लिए और फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने लिए जो उनकी जो कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट कर सकती है। भारत में अगर इसके बारे में बात करें तो भारत में जो जातीय व्यवस्था है इसके लिए कास्ट का जो सिस्टम है, रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, उसके लिए लेजिस्लेचर में कुछ सीट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट के लिए रिजर्व है। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से, ताकि सभी सामाजिक समूह जो पिछड़े हैं या जिनको डेवलपमेंट का अभी उतना लाभ नहीं मिला हुआ है उनको लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का फोर्थ पार्ट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। चौथा जो स्वरूप है कि पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट ग्रुप में पावर मिलनी चाहिए, प्रेशर ग्रुप्स को पावर मिलनी चाहिए और मूवमेंट्स को पावर मिलनी चाहिए। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन ए डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश में, द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज ए पार्टी टू फॉर द गवर्नमेंट हुज इन्फ्लुएंस इज मोर ऑन सिटीजन। जब चुनाव होते हैं तो भारत की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ती हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी जो पार्टी है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो के जरिए चुनाव में आने वाले समय में सरकार क्या करेगी इसकी वो घोषणा करते हैं। जो राजनीतिक पार्टी जितना प्रभाव जमा पाती है जनता पर, वो राजनीतिक पार्टी उतनी ज़्यादा सीटें जीतती है और वो गवर्नमेंट में आती है। अभी जैसे पिछली बार की अगर बात करें तो 2 साल से जो चुनाव, 2 बार से जो चुनाव हुए हैं केंद्र सरकार की बात करें अगर, तो बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की तुलना में जनता पर अपने अधिक प्रभाव को दर्शाया है, जिसकी वजह से 2 बार लगातार उनको जीत मिली हुई है और वो सरकार में है, पावर में है। प्रेशर ग्रुप की बात करें, मूवमेंट्स की बात करें तो जो मूवमेंट्स हैं, आंदोलन की अगर बात करें, मूवमेंट्स की बात करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि लगभग 7-8 साल पहले जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल
किरण बेदी के नेतृत्व में एक मूवमेंट शुरू हुआ भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में। तो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में जो मूवमेंट शुरू हुआ, देश का जनमत, लोगों की राय, पब्लिक ओपिनियन बदला, और जब चुनाव हुए तो आम उसी मूवमेंट से, उसी आंदोलन से बहुत सारे लीडर्स जैसे अन्ना हजारे, किरण बेदी वगैरह हट गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, नई राजनीतिक पार्टी बनाई और दूसरे अन्य राज्यों में तो नहीं, लोकसभा में भी नहीं, लेकिन दिल्ली में उनको सरकार बनाने का मौका लगा। जब भी मूवमेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं मूवमेंट्स भी पावर को प्राप्त करते हैं और कहीं कहीं सरकार बनाते हैं। प्रेशर ग्रुप्स की बात करें अगर, तो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट्स लाइक ए प्रेशर ग्रुप। जब भी चुनाव होते हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो चुनाव लड़ते हैं और अपने विचारों से, अपने भाषण से, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो से जनता के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए, आने वाले समय में आपके वोट से अगर हम जीतते हैं और हमारी सरकार बनती है तो हम आपके लिए इन सुविधाओं को लागू करेंगे, ऐसी वो घोषणा करते हैं। दिस कैन बी अंडरस्टैंड एज ए प्रेशर ग्रुप्स। तो जो राजनीतिक पार्टी जितना प्रेशर बना सकती है, बनाने की कोशिश करती है, और जो ज़्यादा बनाती है वो जो है ज़्यादा सीट जीतती है और सत्ता में आती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग के 4 फॉर्म हैं। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें इक्वली पावर्स डिस्ट्रीब्यूट है, एज लाइक इन लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। सेकंड वन इज डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट हो, उनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। इंडिया की अगर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज व्यवस्था, लोकल गवर्नमेंट। थर्ड वन इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम का मॉडल बेस्ट मॉडल है। भारत में भी कुछ हद तक ऐसे लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको सरकार में रिजर्वेशन दिया हुआ है ताकि वो भी आगे आ सकें। और फोर्थ वन इज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, कि पॉलिटिकल पार्टी जितना प्रेशर क्रिएट कर पाती हैं अपने विचारों के माध्यम से, अपने थॉट्स के माध्यम से, वो सरकार में आती हैं, या कभी कभी मूवमेंट्स के रूप में भी जो घटनाएं घटती हैं उनसे भी सरकारें बनती हैं।